गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाउवे समीकरण द्वारा ब्रेग समीकरण ज्ञात करना। यानी लाउवे समीकरण की हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? ब्रेग इक्वेशन बनाएंगे। लाउवे जो समीकरण थी वो इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करी थी और ब्रेग समीकरण भी डिस्कस कर चुके हैं। और ब्रेग समीकरण क्या होती है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो आज वो बनाने वाले हैं, किसकी हेल्प से? लाउवे इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाउवे समीकरण होती है, लाउवे इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? तो ये तीन इक्वेशन थी हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या थी? 2a sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू होता था हमारे पास किसके बराबर? h डैश लैम्डा के बराबर। 2a sin थीटा cos लैम्डा इज इक्वल टू होता था h डैश लैम्डा के इक्वल होता था। दूसरी क्या होती थी? 2b sin थीटा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होता था? k डैश लैम्डा के इक्वल होता था। और तीसरी क्या होती थी? 2c sin थीटा cos गामा इज इक्वल टू l डैश लैम्डा के इक्वल होता था। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? लाउवे इक्वेशन है। अब देखो, इन इक्वेशन से हम सबसे पहले कोस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी? देखो, कोस अल्फा की वैल्यू h डैश लैम्डा अपॉन 2a साइन थीटा आएगी। कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? k डैश लैम्डा अपॉन 2b साइन थीटा आएगी। कोस गामा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? l डैश लैम्डा अपॉन 2c साइन थीटा आएगी। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या कि यदि ये जो पूर्णांक होते थे कौन कौन से? h डैश, k डैश और l डैश। h डैश की जो वैल्यू है, यदि h डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो? n h के इक्वल हो। k डैश की वैल्यू किसके हो? n k के इक्वल हो। और l डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो? n l के इक्वल हो। ठीक है, n भी क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी? देखो, h डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n h आ जाएगा ना। तो n h क्या? एन एच, एच डैश इज इक्वल टू एन एच लैम्डा अपॉन 2a साइन थीटा आ जाएगा। कॉस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एन के लैम्डा अपॉन 2b साइन थीटा आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कॉस गामा की वैल्यू की। और कॉस गामा की जो वैल्यू आएगी ना, एल डैश इज इक्वल टू एन एल, एन एल लैम्डा अपॉन एल डैश की वैल्यू एन एल लैम्डा अपॉन कितनी आ जाएगी? 2c साइन थीटा आ जाएगी। कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन लैम्डा एल अपॉन क्या? 2c साइन थीटा आ जाएगी। अब देखो, इसमें हम एक नियम लगाने वाले हैं। कौन सा? दिक्कोजिया का नियम। 11th क्लास में पढ़ते हैं हम ये कोजिया का नियम। ये क्या कहता है कि जो कोस स्क्वायर अल्फा है, कोस स्क्वायर बीटा है, प्लस कोस स्क्वायर क्या है? गामा है, इसकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल होती है हमारे पास एक के। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसकी इक्वल होता है? एक के इक्वल होता है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं? तीनों वैल्यू रख देते हैं। तो रखते हैं, देखो, एन एच लैम्डा अपॉन 2a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस बीटा ये है, एन के लैम्डा अपॉन 2b साइन थीटा का क्या बन रहा है? ये भी
होल स्क्वायर बन रहा है प्लस कोस गामा की वैल्यू क्या है एन एल लैम्बडा अपॉन 2c साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन रहा है। तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एन लैम्बडा ऊपर है, एन लैम्बडा है, एन लैम्बडा है और नीचे 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, एन लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो एच स्क्वायर बचेगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 बन जाएगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एन लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आती है ना। सीधा सीधा हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका रूट लेते हैं एन लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और इसका आ जाएगी पावर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी, हाफ आ जाएगी। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमने जालक के मध्य की दूरी बात करी थी हमारे पास। ठीक है, क्या पढ़ी थी हमने कि जो जालक के मध्य की दूरी होती है वो d बराबर क्या होती है 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी, हाफ होती है। तो ये क्या बनेगा एन लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, d के आ जाएगा। और यहाँ से एन लैम्बडा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2d साइन थीटा। और ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन है, ब्रेग समीकरण है। अब देखो हम इसमें एक टॉपिक छोटा सा और लेते हैं आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन है यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। अब देखो इसको हम कैसे समझाते हैं ये सुनना। हमने क्रिस्टल पर कौन सी किरणें डाली थी, एक्स किरणें डाली थी और उनका क्या हो रहा था, विवर्तन हो रहा था। उनका विवर्तन क्यों हो रहा था, ठीक है। एक्स किरणों का विवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो एक्स किरणें होती हैं उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है तरंग दैर्ध्य किसकी, एक्स किरणों की। और जो जालक होता है ना उनके समतलों के मध्य की दूरी भी जो होती है, डिस्टेंस भी होती है। ठीक है, प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जालक समतल के मध्य की जो दूरी होती है ना वो भी 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसलिए एक्स किरणों का विवर्तन होता है और उसकी हेल्प से हम क्रिस्टल संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विवर्तन की। इसकी हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, इसका भी अगर 1 एंगस्ट्रॉम के पास हो क्या तरंग दैर्ध्य तो इसका भी वेवलेंथ, तो इसका भी क्या होता है, विवर्तन होता है। तो देखो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना की। डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली ने क्या कहा है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। डी ब्रोगली क्या कहता है कि कोई कण
v वेग से क्या है, गतिशील है, कोई भी कण, ठीक है, v वेग से क्या है, गतिशील है, जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। और यहाँ कण की हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, m है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। v वेग से गतिशील जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, के एक इलेक्ट्रॉन के संगत जो तरंग दैर्ध्य होती है, के संगत तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है, वो वेवलेंथ जो होती है वो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और पी क्या है, मोमेंटम यानी संवेग है। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ये क्या कहता है कि कोई भी कण जो है ना, जब वो गति कर रहा है v वेग से जिसका द्रव्यमान m है, तो उसके संगत क्या होती है, एक तरंग होती है। और देखो ये सुरंग होता है, ये भी क्या होता है, सुरंग होता है, हम बोलते हैं टॉप। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, और उसकी वैल्यू डी ब्रोगली के अनुसार क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इधर में ले आया 2E हो गया, एम वी स्क्वायर, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया, 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, mv होता है। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, P स्क्वायर की, किसके, 2me के, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, 2me के। E क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई कण गति करता है ना, तो उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक कण है, लेकिन कैसा कण है, आवेशित कण है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हम अगर कण की देख रहे हैं, अगर ये v वेग से गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 mv स्क्वायर लिखेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये बनता है h अपॉन रूट 2me, ठीक है। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है ना, वो ev से भी दे सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, सेल होता है, ये 5 वोल्ट का है, इसमें से क्या है, जा रहा है ऐसे, बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होती है, ev। E क्या होता है, E का मान कितना होता है, 8.6 इंटू 10⁻⁻19, और V की वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट। ये भी किसको बताता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को। तो आवेशित कण जो होता है, जिस पर चार्ज होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है ev। एक फॉर्मूला होता है, अगर वेग दे रखा हो तो हाफ mv स्क्वायर, और यदि विभवांतर हो, चार्ज पार्टिकल हो, आवेशित कण हो, तो उसकी ऊर्जा होती है ev। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्या आ जाएगा हमारे पास, ev आ जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m ev आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें हमारे पास h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, है ना। 2 इंटू m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और वो होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E क्या होता है, चार्ज, आवेश इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या V का मतलब पता है आपको, विभवांतर नहीं पता है, वोल्टेज पता है क्या, नहीं पता, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो V की जगह क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। अब देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो लैम्बडा की जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 12.27 रूट V एंगस्ट्रॉम, या ऐसे भी आती है, या ऐसे भी लिख देते हैं हम, रूट V एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, लगभग इतनी आती है 12.27 12.26 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। क्या आ गई? वेवलेंथ आ गई, तरंग दैर्ध्य आ गई। अगर हम V की वैल्यू क्या रख देते हैं, हम 100 वोल्ट रख देते हैं। V की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम? 100 वोल्ट रख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो कितनी आती है? लैम्बडा इज इक्वल टू, आप इसमें वैल्यू रखो 12.26 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये आएगा 1 ठीक है, कितनी आएगी? 1.226 एंगस्ट्रॉम, 226 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारे पास इतनी प्राप्त होती है जब V की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं? 100 वोल्ट रख देते हैं। ठीक है, और यह तरंग दैर्ध्य उसी कोटि की होती है। यह तरंग दैर्ध्य, ये जो वेवलेंथ होती है, यह तरंग दैर्ध्य उसी कोटि की होती है, मतलब उतनी ही होती है, लगभग उतनी होती है। कितनी होती है? जिस कोटि का क्रिस्टल के जालक समतलों के मध्य की दूरी होती है। क्रिस्टल के परमाणु समतलों के मध्य की दूरी होती है। ये जालक समतलों के क्या होती है? मध्य की दूरी होती है। जालक समतलों के मध्य की जो दूरी होती है ना, लगभग कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, समतल पढ़ाए थे ना मैंने, उनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो हम यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं हम क्रिस्टल पर, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी कितनी होती है? लगभग देखो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि के करीब आ रही है। इसलिए इनका क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनका क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है। अब देखो, क्रिस्टलों की संरचना के लिए, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए, क्रिस्टलों की संरचना का क्या अध्ययन करने के लिए, पता लगाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी क्रिस्टल पर कौन सी किरणें डालती है? एक्स किरणें डाली जाती है, फिर क्रिस्टल द्वारा उसका विवर्तन होता है। भाई हम जब ये डालेंगे तो इसका विवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? कब हो रहा है? जब इसकी कोटि कितनी हो? 1 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी तरंग दैर्ध्य, क्योंकि इसी कोटि की तरंग दैर्ध्य हमारे पास जालक समतलों के मध्य की दूरी की होती है। ठीक है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? वेवलेंथ कितनी होती है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, इसलिए इसका क्या होता है? विवर्तन होता है। क्लियर है? ठीक है, तो विवर्तन होने की क्या शर्त पता लगी हमें? कि जो परमाणु समतल होते हैं, क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है? समतल। समतलों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम किरणें डाल रहे हैं, जैसे एक्स किरणें डाल रहे हैं, उनका विवर्तन कब होता है? जब उनकी भी तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए? 1 एंगस्ट्रॉम की। तो उसका क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है, और हम क्रिस्टल की संरचना का क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन क्या है? पॉसिबल है, जिस तरीके से एक्स किरणों का होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।